नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज के 18 फरवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्सप्लेन पेज की। एक्सप्लेन पेज पे पहला आर्टिकल है एक्रीडिटिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। दैट मीन्स यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस को जो एक्रेडिटेशन दिया जाता है नैक के द्वारा। नैक का मतलब हो गया नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, तो इसमें क्या प्रोसीजर होता है, क्यों अभी ये न्यूज़ में आया है, और अभी एक जो किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज को अगर नैक एक्रेडिटेशन मिला हुआ है तो उसके क्या मायने होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को हम देखेंगे। दूसरा इधर हम देखेंगे कि कनाडा में एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसके चलते इमरजेंसी तक लगानी पड़ गई वहाँ पर कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो वहाँ पर राइट विंग या फिर कह सकते हो जो राइटिस्ट हैं उनका मोबिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। राइट में भी फार राइट जो कि वायलेंस फैलाते हैं उन लोगों का भी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इस पर नज़र डालेंगे। तो दो हैं, दोनों को देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है एक्रीडिटिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। देखो, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल ने अभी अपने क्राइटेरियाज को थोड़ा रिलैक्स किया है। जब भी कोई हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसके अंडर में अपनी एक्रेडिटेशन या फिर कहते ना कि एक सर्टिफिकेशन लेने के लिए जो एप्लीकेशन लगाता है, तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए पहले क्या था कि 6 साल कम से कम एक यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को काम करते हुए होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये रहती है कि कम से कम 2 बैचेस पास आउट हो चुके हों कंप्लीट कोर्स करके। वो यूनिवर्सिटीज़ और वो कॉलेजेस ही अप्लाई कर सकती हैं नैक एक्रेडिटेशन के लिए। ठीक है, अब नैक ने क्या किया है, यूजीसी के अंडर में आता है ये नैक, ठीक है ना। तो इनके द्वारा अभी अनाउंस ये किया गया है कि अब 1 साल का अगर टेन्योर भी कंप्लीट कर लिया है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने, वो भी नैक के एक्रेडिटेशन के लिए अपनी एप्लीकेशन डाल सकता है। तो ऐसे में 6 साल की बजाय अब 1 साल का जो अप्रूवल है उसके क्या प्रोविजन है वो भी हम जानते हैं। देखो, नैक जो है जिसकी फुल फॉर्म हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि यूजीसी के अंडर ही आता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो अभी वेबिनार होगी इस हफ्ते में, सोमवार से कभी भी हो सकती है, उसमें फाइनलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो फीडबैक लिया गया था स्टेक होल्डर्स के द्वारा कि हाँ भाई क्या रिलैक्सेशन होना चाहिए नैक का जो एक्रेडिटेशन जो यूनिवर्सिटीज़ को कॉलेजेस को मिलता है उसमें। ठीक है ना। तो होता क्या है हमारे यहाँ पर कि नए इंस्टीट्यूशन को जब अप्रूवल लेना होता है नैक के लिए, नैक से, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो देखो बात ऐसी है, एक्रेडिटेशन और ये सारी चीज़ें हैं, ये है क्या, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, और किस तरीके से ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को या फिर जो स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं उनको हेल्प करता है। देखो, एक्रेडिटेशन का मतलब हो गया कि आप क्वालिटी चेक एक्सरसाइज करते हो। दैट मीन्स जो आप इंस्टीट्यूशन या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कैसी क्वालिटी की एजुकेशन दी जा रही है, वहाँ के कैरिकुला कैसे डेवलप किए गए हैं, कैसा प्लान किया गया है, फैकल्टी का क्या स्टैंडर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रिसर्च और फाइनेंशियल वेलबींग कितनी है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की, ये चीज़ें चेक की जाती हैं। और चेक करने के बाद में फिर नैक जो है वो अपनी तरफ से एक्रेडिटेशन दे देता है। अब एक्रेडिटेशन में भी क्या होता है, सिंपल केवल सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, इंस्टीट्यूशन को ग्रेड दी जाती है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस के बेसिस पे। परफॉर्मेंस के क्राइटेरियाज हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये ऊपर वाले। ठीक है, तो कैटेगरी जो होगी ग्रेड की वो रहती है A++ से C के बीच में। ठीक है, अब इसमें जो इंस्टीट्यूशन अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगा, उसको A++ कैटेगरी मिल जाती है, और फिर बाद में डाउन होते होते C कैटेगरी तक ले जाया जाता है। अगर किसी इंस्टीट्यूशन को ग्रेड D में डाल दिया गया, इसका मतलब उसको एक्रेडिटेशन नहीं मिला, ये कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे में नैक के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर SC शर्मा, उनका ये कहना है कि जो एक्रेडिटेशन अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मिल जाता है तो इस इंस्टीट्यूशन को बहुत फ़ायदा होता है। सबसे पहला तो ये कि कैपिटल मतलब उस इंस्टीट्यूशन में फंडिंग आने शुरू हो जाती है। ठीक है, साथ में जो एक कहते हैं ना कि इंस्टीट्यूशन की जो इमेज है वो अपने आप में हाईलाइट होनी शुरू हो जाती है। और दूसरा, जब एक स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होता है और उसके स्टूडेंट की कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो उसके डॉक्यूमेंट में लिखी रहती है उसके साथ में अगर वेरिफिकेशन होता है तो ये पता पड़ता है कि हाँ जी वो नैक एक्रीडिटिंग या एक्रीडिटेड इंस्टीट्यूशन था, तो इसमें उस स्टूडेंट को भी अपने आप में प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि आइडिया लग गया ना कि जिस इंस्टीट्यूशन से वो स्टूडेंट पास आउट है वहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, अच्छी फैकल्टी थी, अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता था, तो बोले इसने ज़रूर सीखा तो कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा होता है इस सर्टिफिकेशन का मतलब। ठीक है, इसके आगे अगर देखें, फिर अगला सवाल आता है कि इंडिया में कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको कि नैक एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। देखो, हमारे यहाँ पर
ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, ये एक पोर्टल है ऑनलाइन। इसमें रजिस्टर्ड 1043 तो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में और 42,343 कॉलेजेस हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास में कितना यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस अवेलेबल हैं। फिर बात आ जाती है कि नैक एक्रेडिटेशन कितनी यूनिवर्सिटी और कितनी कॉलेजेस को मिली हुई है। तो फरवरी 8 2022 तक 392 यूनिवर्सिटीज़ नैक एक्रेडिटेड हैं और 8483 कॉलेजेस हैं जिनको नैक एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। फिर इसमें अगर देखें रीजन वाइज अगर डिवाइड करें कि भाई नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में कितने इंस्टीट्यूशन, कितनी कॉलेजेस अप्रूव्ड मतलब नैक एक्रेडिटेड हैं, तो उनमें नॉर्दर्न स्टेट्स में सबसे ज़्यादा हैं जिनमें एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ कितनी है 136, साउथ में 113, वेस्ट में 72, ईस्ट में इतनी और नॉर्थ ईस्ट में इतनी। इसमें आप ये बस इतना ध्यान रखो कि बस आइडिया रहे आपको फौरी तौर पे। इसके अलावा एक्रेडिटेड कॉलेजेस की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट में है कितनी 2623, उसके बाद में साउथ में है 2597, फिर नॉर्थ में देख लो, फिर ईस्ट में देख लो, फिर नॉर्थ ईस्ट में देख लो। और स्टेट वाइज देखो तो सबसे ज़्यादा एक्रेडिटेड कॉलेजेस कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के, कितने 1796, और उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटका जहाँ पर 864 कॉलेजेस हैं उनको नैक एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। इसका मतलब महाराष्ट्र से अगर कर्नाटका पहुँचे तो आधे से भी कम कॉलेजेस वहाँ पर एक्रेडिटेड है। तो सबसे ज़्यादा कॉलेजेस तो एक्रेडिटेशन कहाँ पे लेकर के बैठी हैं, महाराष्ट्र में। और यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा एक्रेडिटेशन कहाँ पे ले रखी हैं, 43 है जो कि तमिलनाडु में। तो यूनिवर्सिटी वाइज नंबर 1 तमिलनाडु है, महाराष्ट्र कॉलेज वाइज नंबर 1 है महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सबसे पहला एक्रेडिटेशन किस यूनिवर्सिटी को मिला था, तो उसका आंसर है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये पूछ लिया जाए कि लेटेस्ट कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज़ मुंबई, जो अभी रिसेंटली नैक अप्रूवल ले चुका है। तो यूनिवर्सिटीज़ का भी हमें पता पड़ गया कि सबसे पहला कौन सा है और लेटेस्ट कौन सा है। अब देखो बात ऐसी है कि इंस्टीट्यूशन इतने हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ इतनी हैं, क्यों इतना कम एक्रेडिटेड है, एक्रेडिटेशन इतने कम को क्यों मिला हुआ है, उसके पीछे है एक झिझक जो होती है ना। वो देखो कारण क्या होता है, जब भी कोई इंस्टीट्यूशन अगर एप्लीकेशन अप्लाई करता है किसी भी मतलब इंस्टीट्यूशन के द्वारा, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, इंस्टीट्यूशन का मतलब दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना, वो अगर अप्लाई करता है नैक के लिए, ठीक है, तो ये वैसे तो देखो मैंडेटरी कर रखा है। ठीक है, मैंडेटरी किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो यूजीसी ग्रांट कमीशन मैंडेटरी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2012, इसमें मैंडेटरी किया हुआ है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्रेडिटेशन लेंगे। दैट मीन्स वो अपने क्वालिटी और क्वांटिटी, जहाँ पर एजुकेशन की बात करें तो क्वालिटी और क्वांटिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, कैरिकुला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों में कितना फंक्शनिंग उनकी अच्छी हो रही है, उनको वो क्वालिटी चेक करवाएंगे और एक्रेडिटेशन लेंगे। ये मैंडेटरी किया हुआ है, पर उसके बावजूद भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन तो ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई करना ही अवॉइड कर रखा है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि वो अप्लाई इसलिए नहीं करते कि अगर नैक आ गया, नैक ऑफिशियल्स विजिट कर लेते हैं और वो आकर के अगर उस इंस्टीट्यूशन को डाउनग्रेड कर दे, मान लो उनको सी या बी ग्रेड में डाल दें, तो उन इंस्टीट्यूशन के मार्केट पे फर्क पड़ता है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उस केस में वो फिर स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आती है फिर कि भाई नैक में किस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है। इसकी बजाय वो क्या करते हैं कि कोई हमें अप्रूवल की जरूरत है नहीं, और कोई स्टूडेंट अगर एडमिशन लेगा तो ये कह दिया जाता है कि भाई अंडर प्रोसेस है नैक का अप्रूवल, वो जल्दी ही मिल जाएगा हमें। तो इससे थोड़ा सा क्या होता है, इल्यूजन में रखा जा सकता है स्टूडेंट को। तो बोले इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आप देख सकते हो एक्रेडिटेशन के लिए ज़्यादा एनकरेजमेंट नहीं है। अब सवाल यह है कि नए जो रूल आए हैं उनमें, अब जो करंट रूल है उनमें क्या चेंजेस किए गए हैं, जिसके बेसिस पे आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। अब वो देखते हैं। जो करंट रूल है जो अभी तक चलते आ रहे हैं उसमें तो क्या था कि कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 6 साल से पुराना होना चाहिए, कम से कम 6 साल पुराना होना चाहिए, ज़्यादा हो तो चलेगा। जब भी वो एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन लगाए अपनी कि हाँ जी हमारे यहाँ पर आप विजिट पे आओ और अप्रूवल दे दो कि हाँ जी हम अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे हैं, या फिर कम से कम 2 बैचेस पास आउट हो चुके होने चाहिए स्टूडेंट्स के, ठीक है, ग्रेजुएशन के। तो इन दोनों में से जो भी मतलब जो कहते हैं ना कि कैटेगरी अप्रूवल होती है, मतलब फुलफिल होती है, वो एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। पर अब क्या है कि यहाँ पर
इसको चेंज कर दिया गया है। चेंज क्या किया गया है कि ये जो एक्रेडिटेशन का 6 साल का जो क्राइटेरिया था ना, उसको रिड्यूस करके ये बोल दिया कि अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज 1 साल भी पुरानी है ना, वो भी नैक के अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर नैक के अप्रूवल की बजाय उसको अप्रूवल क्या दिया जाएगा? पैक, इसको बोला जाएगा प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फॉर कॉलेजेस। दैट मीन्स कि 1 साल पुराना कोई भी कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो हो है अभी, वो जो है वो अपने हिसाब से नैक की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। फिर नैक वाले जो ऑफिशियल्स हैं वो आएंगे, विजिट करेंगे और उसके हिसाब से फिर उनको पैक का एक्रेडिटेशन दे दिया जाएगा। और ये पैक का जो है प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब टेम्परेरी, अब टेम्परेरी के लिए इनको दिया जाएगा 2 साल का सर्टिफिकेट कि हाँ जी 2 साल तक आप अपनी तैयारियां कर लो, फिर उसके बाद में नैक के लिए आप अप्लाई दोबारा से करोगे, फिर आपको प्रॉपर नैक इंप्लीमेंटेशन करना होगा। देखो प्रोविजनल जो पैक है ना, पैक पीएसी, ये एक बार में 2 साल के लिए मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा 2 बार। इसका मतलब टोटल कितना टाइम हो गया? 4 साल के लिए मैक्सिमम एक इंस्टीट्यूशन पैक का अप्रूवल ले सकता है, पैक एक्रेडिटेशन ले सकता है। उसके बाद में फिर अप्रूवल लेना होगा तो फिर नैक वाला ही लेना होगा। और नैक के लिए क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली वही चल रही है, कौन सी? 6 साल वाली। मतलब ये एडिशनल प्रोविजन यहां पर डाल दिया गया है कि जिससे कि इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा आइडिया लग जाए कि भाई नैक में क्या कल्चर, क्या किस तरीके के सिस्टम को वो फॉलो करवाना चाहते हैं। अब देखो, अभी तक अगर देखें तो नैक अप्रूवल के बाद में केवल 12 यूनिवर्सिटीज और 64 कॉलेजेस ही ऐसी हैं जिन्होंने अपनी जो ये कैटेगरी दी जाती है नैक के जो एक्रेडिटेशन, इसको 4 बार या उससे ज्यादा रिवाइवल या उसको रिन्यू करवाया है ना। और गैप कम से कम कितना दिया उन्होंने? 5 साल का। इसमें देखो साइकिलिंग होती है। मान लो एक बार अगर अप्रूवल दिया जाता है तो वो अप्रूवल कितने साल के लिए चलेगा? 5 साल के लिए। ये नैक एक्रेडिटेशन कितने साल का है? 5 साल का। जो पैक अभी नया जो प्रोविजन किया जा रहा है वो कितना रहेगा? 2 साल का। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे में नैक का अप्रूवल लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एप्लीकेशन डालनी होती है। फिर उसके बाद में पूरा प्रोसेस होने के बाद में पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। उस साइकिल में आपको कितना साल का एक्रेडिटेशन मिल गया? 5 साल का। फिर वो 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया, उसके बाद में दोबारा से उसको इंस्टीट्यूशन को अप्लाई करना होता है नैक अप्रूवल के लिए कि जी हमारा इंस्टीट्यूशन है अभी भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करना जितना कि प्रीवियस टाइम्स में कर रहा था। तो वो साइकिल 2, साइकिल 3 इस तरीके से आगे चलती जाती हैं और 5-5 साल का एक्सटेंशन आगे मिलता जाता है। इससे क्या होता है? एक बार परमानेंट अप्रूवल देने की बजाय टाइम टू टाइम रिन्यू करने से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, वो डिक्लाइन ना कर रहा हो। क्योंकि फिर क्या होता है कि एक बार अगर अप्रूवल ले लिया, फिर अप्रूवल की जरूरत ना पड़ी तो फिर वो अपने आप की एजुकेशन की सिस्टम को मेंटेन नहीं रखेंगे, तो वो क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाएगी, तो फिर लॉन्ग टर्म में मुश्किल हो जाएगी। तो ये सिचुएशन है सारी, ठीक है। तो ऐसे में जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, उसी के हिसाब से एक्रेडिटेशन के लिए प्रोविजन किए गए हैं कि फेज्ड मैनर में एक्रेडिटेशन दिया जाए इंस्टीट्यूशन को, जिसमें पहले तो पैक दे दिया जाए 1 साल के बाद में और फिर उसके बाद में उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको नैक अप्रूवल भी दे दिया जाए। यह है पूरा मुद्दा। और प्रोसेस क्या होता है इसमें? सिंपल सा होता है कि जो भी इंस्टीट्यूशन एप्लीकेशन डालता है वो अपनी पहले सेल्फ स्टडी करता है, फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट सबमिट की जाती है। फिर नैक के जो ऑफिसर्स हैं, एक्सपर्ट टीम है, वो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में आते हैं, वहाँ पर उस इंस्टीट्यूशन को विजिट करते हैं और वो जो रिपोर्ट भेजी गई थी नैक में, उस रिपोर्ट से उसका कंपाइलेशन मैच किया जाता है कि वाकई में इन्होंने झूठ बोला था या सच बोला था। फिर वो वेरिफिकेशन एक बार हो जाता है, इसका मतलब फिर उनको नैक अप्रूवल मिल गया। ये होता है। तो ऐसे में अल्टीमेटली देखा क्या जा रहा है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैट्रिक के बेसिस पे फाइनल रिजल्ट दिया जाता है नैक एक्सपर्ट टीम के द्वारा। ओके, तो ये था पूरा वैलिडेशन से, एक्रेडिटेशन से संबंधित मुद्दा। आगे चलते हैं। फिर आ गए हम कनाडा में जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं एंटी वैक्स, मतलब वैक्सीनेशन जो मैंडेटरी किया हुआ है उसके खिलाफ में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, विद्रोह। और अभी देखा गया है कि कर्नाटका की कैपिटल ओटावा की सड़कों पर जो राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी देखा गया, जो कि बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं, मतलब नाजिज्म को जो प्रमोट करते हैं वो। तो बात ऐसी है कि लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं जब से ट्रैक्टर, ट्रक्स, ये मतलब लगातार कर्नाटका की कैपिटल की जो स्ट्रीट्स हैं वहां पर भरे पड़े हैं। और एक तरीके से ऐसा वो चला रखा है कि बोनट टू बोनट, दैट बम्पर टू बम्पर ऑक्यूपेशन, बोनट टू बोनट नहीं, बम्पर टू बम्पर, मतलब एक ट्रक यहां पे तो दूसरा ट्रक उसके जस्ट पास में, बिल्कुल चौक कर दिया पूरी सिटी को। अल्टीमेटली वहां के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को इमरजेंसी लगानी पड़ी। इसके पीछे कारण क्या है वो देखो।
एक टाइम, कारण से पहले हम ये देख लेते हैं सिचुएशन क्या थी। एक टाइम तो ऐसा था, लगभग 4,000 के लगभग व्हीकल्स थे वो थे ओटावा में, जो कि अब घट करके अब 360 ही रह गए हैं। तो ऐसे में जो ब्लॉकेट लगाया था उसकी वजह से कनाडा एक बार एकदम रुक गया। अब इसमें देखो मुद्दा क्या है, प्रोटेस्ट क्यों हुआ। देखो कोरोना वायरस आउटब्रेक होने के बाद में हमें पता है कि वैक्सीनेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैक्सीनेशन लेने के लिए एक गाइडलाइन इशू की गई कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें ये कहा गया कि जो भी इंडिविजुअल्स बॉर्डर्स को क्रॉस करके अपने ट्रक्स में माल लाद करके लेकर के आ रहे हैं, मतलब जो ड्राइवर्स हैं, ट्रकर्स हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं। अब बॉर्डर कनाडा किसके साथ शेयर करता है, यूएसए के साथ में। तो यूएसए से बोलो जो भी ट्रकर्स अपनी बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा में आ रहे हैं, उन लोगों को प्रॉपर वैक्सीनेशन लेने की जरूरत है, उन लोगों को क्वारंटीन रखना चाहिए, इस तरीके की गाइडलाइन रख दी। तो ये जो ट्रकर्स थे ना, इन्होंने अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया कि भाई हम अगर अनवैक्सीनेटेड हैं तो आप इस तरीके से हमें कैसे ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो अपने राइट्स को लेकर के ये अड़ गए, और उसमें फिर आप देखो कि ओटावा की स्ट्रीट्स में जबरदस्त तरीके से इन्होंने अपने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। जनवरी 28 से ट्रकर्स ने मतलब फ्रीडम कॉन्वॉय 2022 करके एक अपना ही कैंपेन शुरू कर दिया। ब्लॉकेड लगा दिए, चौक कर दिया। वहाँ की अल्बर्टा करके प्रोविंस है, वहाँ पर रोड्स जो बाहर जाती हैं उनको बंद कर दिया। इस तरीके की सिचुएशन हो गई। और जो डिमांड थी वो क्या, कि वैक्सीनेशन के लिए जो आपने रिजिड जो कंडीशंस अप्लाई कर रखी है, बोलो वो बंद करो, हमें वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसका फ़ायदा फिर वहाँ पर उठा लिया जो राइट विंग या राइटिस्ट जो हैं, एक्सट्रीम राइटिस्ट, जिसमें नाजिज्म को भी फॉलो करने वाले इंडिविजुअल। यहाँ पर आप देखो नाजी सिंपथाइजर्स जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट फैलाने वाले हैं, जो उन अनमास्क्ड प्रोटेस्टर्स जो ये कहते हैं कि हाँ जी हमें कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना ही नहीं है, उन्होंने इतना गंदा बिहेव किया है जितना शायद गंदा तो हमारे वालों ने भी नहीं किया था। मतलब अपने नेशनल वॉर मेमोरियल पे जाके उनको यूरिनेटेड कर दिया, डिफेक्ट कर दिया वहाँ पर। इससे ज़्यादा घटिया क्या परफॉर्म, क्या मतलब वो अपनी कल्चर को शो कर रहे हैं। खैर पॉइंट इतना सही है कि ये कुछ सिचुएशन वहाँ पे निकल के आई है। पर दूसरी तरफ अगर देखें ना, तो कनाडा में जितनी एलिजिबल पॉपुलेशन ना, उसका 79% पॉपुलेशन ने तो फुली वैक्सीनेशन ले लिया है। इवन 42% इंडिविजुअल जो कि एलिजिबल हैं उनको तो बूस्टर डोज भी मिल चुकी है। तो लोकल पॉपुलेशन की इशू नहीं है, ये इशू है ट्रकर्स की जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं यूएस और कनाडा के बीच में। यही था मेन मुद्दा। ठीक है, इसके अलावा आपको पता ही है कि कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, वहाँ पर कितने सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं लगातार, ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कंटिन्यू करवाने के लिए, वैक्सीनेशन को लेने के लिए। इवन आपको पता है जो टेनिस स्टार नोवाक योकोविच, ठीक है, सर्बियन प्लेयर, उन्होंने भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं ली। इस चक्कर से ऑस्ट्रेलियन ओपन में उन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया। ठीक है ना, तो ये मुद्दे हैं कई जो निकल के आ रहे हैं। आगे चलते हैं। अब हम आ गए फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे न्यूज़ है, पुलिस है वो ये चाहती है कि आधार बेस्ड जो डेटा है उसका यूज़ करके जो भी सस्पेक्ट है, जिन पे डाउट है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हाई कोर्ट जो है वो अप्रूवल दे दे। अब इसके लिए आपको पता है हाई कोर्ट ने UIDAI से रिपोर्ट मांगी है कि आप बताओ कि क्या पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए हमें आधार का डेटा एक्सेस करने को अलाउ करना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में ये बातचीत चल रही है। तो देखो आपके लिए टास्क है कि आधार एक्ट है ना, उसके बारे में एक बार आप जरूर पढ़ोगे, और आधार कार्ड जो होता है उसके बारे में जरूर देख लेना। बड़ी माइन्यूट सी चीज़ें पूछी जाती हैं इनसे। ठीक है, कि आधार में नंबर जो है वो डिजिट, कितने डिजिट होते हैं, आधार पेमेंट जब किया जाता है तो कितने लेवल का वेरिफिकेशन होता है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लेती है, तो थोड़ा वो ध्यान रखें आप। तो सवाल क्या है कि UIDAI ने तो मना कर दिया कि भाई बात ऐसी है कि UIDAI या आधार एक्ट जो है ना, वो सीधा उसमें एक सेक्शन 29 है जिसमें सीधा लिखा हुआ है कि कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन किसी भी इंडिविजुअल की किसी के साथ में भी शेयर नहीं की जाएगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अपने आप में जो पुलिस के द्वारा डिमांड किया जा रहा है ना कि भाई सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना है हमें तो हेल्प मिल जाए, तो इसमें ये एक चीज़ हर्डल के तौर पे आ रही है। अब देखो मुद्दा क्या है कि एक तरफ तो राइट टू प्रिवेसी की बात आ रही है और दूसरी तरफ आ रही है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का पुलिस का काम। अब इन दोनों में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अब इसमें एक प्रोविजन हो रहा है, वो हम देखते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन के तौर पे निकल के आ सकता है। सबसे पहले तो आप ये देख लो सेक्शन 29 ऑफ द एक्ट। इसमें क्या है
कि UIDAI जो है उस पर कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि वो किसी भी इंडिविजुअल की बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन किसी भी एजेंसी के साथ में या किसी भी पर्सन के साथ में शेयर नहीं करेंगी, चाहे कुछ भी केस आ जाए। और ये स्टेटमेंट UIDAI ने अपनी तरफ से बोल भी दिया। दूसरी तरफ ये कि अगर इस चीज को देखें हम टेक्नोलॉजिकली, तो कुछ ऐसा कि एक इंडिविजुअल का अगर डेटा एक्सेस किया जा रहा है, किसी भी इंडिविजुअल, मतलब आप देखो कि आपने आधार कार्ड दिया, आधार कार्ड के बेसिस पे आप अपनी इंफॉर्मेशन या फिर कह सकते हो ना अपनी आईडी की तरह यूज कर रहे हो, या कोई बैंक अकाउंट खुला रहे हो, तो आप जब थंब इंप्रेशन देते हो ना वहां पर अपना, तो उस टाइम पर एक बार आपने इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की बात की और जिस एंटिटी की आपने बात की, जैसे बैंक में अकाउंट खुलाने जा रहे हो, तो वो ही बैंक उस टाइम पर पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उस डेटा को, हमारे जो इंफॉर्मेशन है जिसमें हमारा जो रेड क्या कहते हैं इसको, आइरिस स्कैन है या हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं या हमारी फोटो है या हमारी पूरी डिटेल है, वो सारी की सारी एक बार में एक्सेस कर लेंगे। इसका मतलब 1:1 वाला जो मेथड है वो तो अलाउड है, पर 1:n वाला अलाउड नहीं है। इसका मतलब कि एक बंदा जिसका खुद का डेटा आप लेना चाह रहे हो, तो वो ज्यादातर एजेंसीज वो यूज कर लें, एक से ज्यादा एजेंसीज, बोला ये नहीं चलेगा। एक एजेंसी एक बार में एक बंदे का अपना इंफॉर्मेशन है वो एक बार ही यूज कर सकती है। ऐसा नहीं कि एक बंदे की इंफॉर्मेशन को बहुत सारी एजेंसीज एक साथ यूज करें, ऐसा अलाउड नहीं है। पर हां, इसमें एक सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 33 क्लॉज 1। ये कहता है आधार एक्ट का कि जी अगर हाईकोर्ट का जज अगर ऑर्डर कर दे कि हाँ जी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आइडेंटिटीज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुलिस की हेल्प करने के लिए या कहीं पर भी, तो जाकर के ये अप्रूवल मिल जाएगा। इसका मतलब अब हाईकोर्ट के जज अगर यहां पर ऑर्डर डिक्लेयर करते हैं ना, तो एक स्कोप बचता है कि पुलिस जो है वो सस्पेक्ट्स का डेटा एक्सेस कर सके। पर इसके लिए परमानेंट अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 29 क्या कह रहा है, देयर इज नो 1:n प्रोविजन, देयर इज ओनली 1:1 प्रोविजन। ठीक है, तो ये है पूरा मुद्दा। इसको जहां तक मुझे लग रहा है एक्सप्लेन पेज पे आना चाहिए, हम देखेंगे इसको डिटेल में। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे अगर देखें तो यूएस तो डाउट कर रहा है, देखो रशिया पे, कि रशिया जो है वो बावड़ा बना रहा है केवल, और रशिया कहता है कि आप चिंता मत करो, हम हमारे ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहे हैं। देखो क्लियर नहीं है। इधर बिल गेट्स को मतलब पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट ऑनर जो है वो दिया गया है, और सेकंड हाईएस्ट ऑनर ऑफ पाकिस्तान इज हिलाल ए पाकिस्तान। ठीक है, हिलाल ए पाकिस्तान नाम से है, वो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है बिल गेट्स को। बोला गरीबी हटाने में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जस्टिस ट्रूडो ये कह रहे हैं, और सॉरी जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, कि भाई कैसे भी करके वैक्सीन प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसको एंड करो। फिर नेक्स्ट आ जाता है न्यूजीलैंड ने ये कह दिया कि हम म्यांमार के साथ में एंगेज नहीं करेंगे फ्री ट्रेड ब्लॉक में। अब फ्री ट्रेड ब्लॉक कौन सा है जहां पर म्यांमार और न्यूजीलैंड साथ में है, दैट इज RCEP, जो कि 10 आसियान कंट्रीज प्लस 6 कंट्रीज। 6 कंट्रीज कौन कौन से थे इसमें आप देख सकते हो, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, 3 तो ये। फिर आ गया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया। अब इंडिया ने तो विड्रॉ कर लिया तो 10 + 5 रह गए। तो इनमें से जो न्यूजीलैंड है ना, वो आसियान के एक मेंबर दैट इज म्यांमार, उसके साथ में एंगेज करने के लिए मना कर रहा है। बोला RCEP बेशक हमने साइन कर लिया, पर हम म्यांमार के साथ एंगेज नहीं करेंगे, कारण कि वहां पर मिलिट्री रिजीम है और वहां पर लोगों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है। तो अब आपके हाथ में लगे हाथ आ गया है RCEP का मुद्दा, पढ़ लेना। चलिए जी, नेक्स्ट है इमरान खान रशिया की विजिट पे जा रहे हैं पहली बार, और इसमें 2 मेगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी बातचीत होगी, जिनमें एक का तो नाम दिया जा रहा है पाकिस्तान एंड रशिया, सॉरी एक गैस पाइपलाइन का नाम तो यहां पर दिया जा रहा है पाकिस्तान गैस स्ट्रीम प्रोजेक्ट। ठीक है, और एक है कजाकिस्तान प्रोजेक्ट। ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं, देखते हैं इन पे क्या आउटकम निकलता है। जब कोल्ड वॉर इरा था उस टाइम का सिनेरियो आपको पता है ना, क्या सिनेरियो था हमारा। ठीक है, पाकिस्तान एक्सट्रीमली पूरी यूएसए की गोद में था, हम नेम के मेंबर थे, पर हमारी जो रिलेशनशिप थी वो यूएसएसआर के साथ अच्छी थी। पर आज की परिस्थिति देखें तो पाकिस्तान और इंडिया सार्क के भी मेंबर हैं, पर SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर हैं, दोनों के दोनों, और वहीं पर रशिया की प्रेजेंस भी और चाइना की प्रेजेंस भी है। तो चाइना के थ्रू अब रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। और आपको ये बात पता होगी कि इंडिया और पाकिस्तान की आर्मीज हैं वो साथ में मिलकर के एक्सरसाइज करती है। सोचो, हमारे जो डिफेंस पर्सनल्स हैं वो पाकिस्तान के डिफेंस पर्सनल्स के साथ मिलकर के एक्सरसाइज करते हैं SCO अम्ब्रेला के अंडर में। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे थे जो इंटरनेशनल अफेयर से हमें देखने थे। आगे चलते हैं।
देखो इकोनॉमी पेज पे जितनी इतनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस एक यही है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो एक्स एमडी है, सीईओ है, जिनका नाम है यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है जी, चित्रा रामकृष्णा, इनसे संबंधित हमने देखो आर्टिकल एडिटोरियल पे डिस्कस कर लिया था। तो इन्होंने क्या बहुत सारे गफले कर दिए, उनमें सबसे बड़ा गफला तो था कि आनंद सुब्रमण्यन उनको एक मतलब अच्छी पोस्ट पे अप्लाई अपॉइंट कर दिया, जबकि ना तो उनकी क्वालिफिकेशन थी, ना उनके पास में एलिजिबिलिटी थी, किसी भी तरीके की ना कंपैटिबिलिटी थी। बोले इस तरीके से नेपोटिज्म देखने को मिला। तो यही चीज़ लेकर के अभी सेबी ने अपनी तरफ से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कुछ लगाम भी लगाए हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम देख चुके हैं। बाकी अगर देखा जाए तो इधर देख लो, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और फ्री इंटर स्टेट पावर ट्रांसमिशन पे ज़्यादा फोकस है। दैट मीन्स कि मान लो हमारे यहाँ पर यहाँ पर अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में सोलर एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद में फिर उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाएगा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। तो उस हाइड्रोजन को ट्रांसमिट करने में, अब हाइड्रोजन प्रोडक्शन का मान लो प्लांट लगा हुआ है गुजरात में, तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है ना, वो गुजरात में ट्रांसमिट होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये अपने आप में क्या होगा, एक एनकरेजमेंट होगा ग्रीन हाइड्रोजन को बूस्ट देने का, ठीक है ना। तो ये कुछ मुद्दा था अपने आप में इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज कि नेपाल पहला नेशन बन गया है जहाँ पर इंडिया का जो यूपीआई है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस जो होता है, उसको अप्रूवल मिला है। इसका मतलब नेपाल में जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है वो, और इंडिया का जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी जो इंटरनेशनल पेमेंट ब्रांच है दैट इज एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, उसके और नेपाल का जो जीपीएस है दैट इज गेटवे पेमेंट सर्विस, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। और इंडिया का जो यूपीआई का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अब नेपाल भी अडॉप्ट कर रहा है। तो ये अपने आप में पहला आप कह सकते हो डिजिटल कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है पेमेंट सिस्टम में, इंडिया के यूपीआई के बेस पे नेपाल में पहला कंट्री है नेपाल, ठीक है जी। G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स की जो G20 मीटिंग है उससे संबंधित है, तो G20 ग्रुप के बारे में आप एक बार जरूर देख लेना भाई, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा मुद्दा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।